बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोग जो यूनिट नंबर 4 को ही डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 का आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। अगर हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, एक इर्रेगुलर शेप है, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स हो, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग इजीली विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसे जो है बैलेंस कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी फिंगर की टिप के ऊपर उसे बैलेंस कर लेते हैं तो हम लोग उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों ने किसी रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ये देखते हैं उसके जो मीडियंस जो जहाँ पर आपस में जो है डायगोनल जो आपस में जहाँ पर मीट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल का भी ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, जैसे लाइक इस फॉर्म में, अब हम सिमेट्रिकल शेप नहीं है, तो हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए एक प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होता है? प्लम लाइन एक लट्टू किस्म का एक मेटल का लट्टू बना हुआ होता है, जो कि रस्सी के साथ हैंग करते हैं। आप लोगों ने अक्सर मिस्त्री मजदूरों को देखा होगा, जब वो ईंटों के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, दीवारें बना रहे होते हैं, तो इसे यूज करते हैं। ये कैसे बना हुआ था कि एक रस्सी होती है, रस्सी के साथ नीचे जो है वो एक मेटल का बॉब होता है, ठीक है, जो कि लेड का या ब्रास का बना हुआ हो सकता है, उसे वो हैंग कर देते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी इस प्लम लाइन को हम लोग हैंग करेंगे, ये प्लम लाइन बिल्कुल इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधा वर्टिकली जो है वो जमीन की तरफ होगी, क्योंकि बिल्कुल इसका बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि हम लोग इसकी मदद से अपनी जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर लेते हैं। कि हम लोग जो दीवारें बना रहे हैं या मिस्त्री जो है वो दीवारें बना रहा है, तो वो क्या उसे सीधा बना रहे हैं, उसे टेढ़ा बना रहा है, तो हम लोग इसकी मदद से जज कर लेते हैं। आज हम लोग इसे यूज करते हैं प्लम लाइन को यूज करके हम लोग जो है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें एक इरेगुलर शेप एक दे दी गई, एक इरेगुलर शेप दे दी गई, थिन जिसमें पतली सी बड़ी सी चादर लगी हुई। हम लोग उसके क्या करें, डिफरेंट पॉइंट्स पर उसने सुराख कर दिया और उन सुराखों का नाम दे दिया। जैसा ये मैंने एक सुराख किया, इसका नाम ए दे दिया, एक और सुराख किया, इसका नाम बी दे दिया, एक और सुराख किया, इसका नाम सी दे दिया, एक और सुराख कर दिया, इसका नाम डी दे दिया, ई एफ जी। इस तरह डिफरेंट उसके कॉर्नर अपनी मर्जी से कहीं पर भी उसके सुराख कर सकते हैं। हम लोगों ने सुराख करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये दीवार के अंदर कील ठोक के और उसके बाद उसे एक सुराख के नजरिए से उसे हैंग कर दिया। जब उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने हैंग किया, तो हम लोगों ने ये देखा कि उसके बाद हैंग करने के बाद उसी कील के ऊपर हम लोगों ने प्लम लाइन को हैंग कर दिया, जो मैंने यहाँ पर प्लम लाइन बनाई हुई है, और उसी की मदद से उसके पीछे प्लम लाइन के पीछे जिस तरह प्लम लाइन हमें मालूम है कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव जो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, हम लोगों ने क्या किया उसके पीछे एक पेंसिल की मदद से जो डॉटेड लाइन बना दी। इसीलिए इसकी जो सुराख को चेंज करने को हम लोग बी पॉइंट के ऊपर लेके चले गए, उसे भी बी पॉइंट से उसे हैंग कर दिया, उस जो हमारे पास इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद यहाँ से प्लम लाइन को हम लोगों ने हैंग किया, और सिमिलरली प्लम लाइन को हैंग करने के बाद उसके पीछे हम लोगों ने लाइन की मदद से उस प्लम लाइन की जो धागे की जो रस्सी जो हमारे पास रस्सी थी, उसके पीछे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली इस तरह सारे सुराखों के जरिए से हम लोगों ने उसे जो है प्लम लाइन की मदद से जो है लाइन्स पीछे ड्रॉ कर दी, और हम लोगों ने ये देखा कि सारी लाइन एक पॉइंट के अंदर से गुजर रही है। ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया, ये सब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, तो हम लोगों ने इसकी वजह से इसे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टॉपिक है वो हमारे पास है कपल कैसे बनता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस, शर्त इसके लिए ये है कि दो फोर्सेस हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, दो इक्वल फोर्सेस लगे, लेकिन वो सेम एक पॉइंट के ऊपर ना लगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगे और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो हम लोग उसे कहते हैं कपल की डेफिनेशन देखें। कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक जो है पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, दो अगर इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, जो है फोर्सेस इक्वल है, लेकिन वो एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं लग रही और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम लोग उसे जो है कपल कहते हैं। जिस तरह हम लोग स्टीयरिंग को यूज करते हैं, देखिए हम लोग स्टीयरिंग गाड़ी का स्टीयरिंग जब मूव कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग उसे रोटेट कर रहे होते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड उसमें सेम होता है, लेकिन हमारी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास देखिए एक टूल हम लोग यूज करते हैं गाड़ी के टायर खोलने के लिए, ये जो हमारे पास एक किस्म का स्पैनर होता है, इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग इसे भी ऐसे ही मूव करते हैं। हम लोग इसे रोटेट करना है, तो एक फोर्स हम लोग नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं, एक हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसे रोटेट कर लेते हैं, रोटेशन पैदा होती है, कपल जो है इसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है, और हम लोग जो है इसे जो ये बनता है हम लोग कहते हैं कपल। अब अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि इस साइड के ऊपर जो टॉर्क पैदा हो रही है उसे हम टॉ 1 कह देते हैं, और जो इस साइड पे स्पैनर के अंदर जो यहाँ पर जो टॉर्क पैदा हो रही है उसे हम लोग जो है वो टॉ 2 कह देते हैं। अब हम लोग पहले टॉर्क 1
या टॉ 1 को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है, ठीक है, और यहाँ इसका जो मोमेंट आर्म है वो OA है, तो इसे मैंने वो लिख दिया F मल्टीप्लाई बाय OA। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर जो टॉर्क पैदा हो रही है वो कितनी पैदा हो रही है, तो वहाँ इधर भी फोर्स है, मेरे पास फोर्स F है और मेरे पास जो इसका जो मोमेंट आर्म है वो जो है वो से लेकर B तक का पॉइंट है, उसे मैंने वो भी मेंशन कर दिया। इन दोनों केसेस के अंदर मैं देखूँ तो मेरे पास जो यहाँ पर फोर्स सेम रहेगी। फोर्स सेम क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर ये कहा है कि वो तब बन सकता है जब मेरे पास जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहाँ पर इस केस में और इस केस में दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, इसमें से मैंने यहाँ पर F लिखा और यहाँ पर B मैंने F लिख दिया। अब यहाँ पर ये टॉर्क 1 और टॉर्क 2 इन दोनों को मैं क्योंकि ऐड करता हूँ, ये दोनों ऐड होकर मेरे पास कपल बन जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कि टोटल टॉर्क ऑफ अ कपल, जिसे मैंने टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, ये टॉ 1 और टॉ 2 के बराबर होगा। इनकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से उठा के टॉ 1 की वैल्यू मैंने F मल्टीप्लाई बाय OA पुट कर दिया और टॉ 2 की वैल्यू मैंने F मल्टीप्लाई बाय OB पुट कर दी। यहाँ पर देखा जाए फोर्स दोनों केसेस में सेम आ रही है, तो फोर्स को मैंने कॉमन ले लिया, बकाया अंदर लिख दिया मैंने OA प्लस OB। OA प्लस OB ये टोटल डायमीटर के बराबर होगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर है, वो मेरे पास बनता है AB। तो मैंने फाइंड आउट कर सकता हूँ टॉर्क, जो टॉर्क कपल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, फोर्स को टोटल डायमीटर के साथ फाइंड आउट मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है वो कपल फाइंड आउट हो जाएगी। होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आपने अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।